बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साकिब राठौर। नाज़रीन काम, इस वक्त इंतखाबी दंगल सज चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के हल्का NA57 में। NA57 गुज़श्ता कई साल से यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी तरफ से हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा। यहाँ उबलते गटर, कच्ची सड़कें और टूटी फूटी गलियाँ कहीं किसी ऐसे इलाके का मंजर पेश कर रही हैं जैसे कोई गाँव हो। हालांकि ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर वाक़या हल्का है। इस दफ़ा यहाँ से बहुत सारे उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान अमल में उतरे हैं, लेकिन क्या वो इस मसाइल जो हैं इस हल्के के उनको हल कर सकेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं हल्का NA57 से मुख्तार अब्बास साहब। मुख्तार अब्बास साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइएगा कि हल्के के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप इंतखाबात जीतने के बाद या इंतखाबात लड़ने के बाद जिनकी तरफ आप जाएंगे और उनको हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका शुक्रिया। देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल हल्का की अगर आप देखें तो मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम चीज़ें कोलैप्स कर चुकी हैं। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुयसर नहीं है। किसी भी चीज़ का नाम ले लें आप, रोज़गार का ले लें, आप बिजली का ले लें, आप पानी का ले लें, आप गैस का ले लें। अब इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं सेहत के हवाले से, स्कूल के हवाले से, कॉलेज के हवाले से न होने के बराबर हैं। और प्लान नहीं किया गया इस एरिए को। जितने भी उम्मीदवार थे आज से पहले, अगर इसको पिछले 30-40 साल आप ले जाएं इसको, तो इसमें जितने भी लोग इलेक्शन में मुंतखब होकर यहाँ से गए, जिनमें मैं नाम लेता चलूँगा, यहाँ से कैप्टन सफ्तर मुंतखब हुए, यहाँ से इजाज़ुल हक होते रहे इसी हल्का से। इसी हल्का से आप कह सकते हैं दमियाल से भी लोग रहे हैं, रजब शरत वगैरह। यही जो मेरे अभी यहाँ से सेनेटर भी रहे जी, सेनेटर हैं अभी चौधरी तनवीर साहब जो हैं वो सेनेटर रहे हैं यहाँ से। उनकी फैमिली के 4 दफ़ा सूबाई असम्बली की सीट इनके पास रही है। मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहे हैं ये लोग जो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने मसाइल पिछले 30-40 साल से हल नहीं किए, तो आगे क्या करेंगे। तो अभी जो इस वक्त इलाके की सूरत हाल है कि टूटी फूटी गलियां हैं, गंदगी के ढेर हैं, न जीने वालों के लिए कोई जगह है, न मरने वालों के लिए कब्रिस्तान है, न पार्क है, न स्कूल है, न कॉलेज है। मैं जब हल्का में अभी निकलता हूँ, मैं गलियों में जाता हूँ, तो यकीन माने मैं कहता हूँ इतना दुख होता है देखकर, इतना दुख होता है कि अगर आप इसी हल्का के लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स पे देखें, एक तरफ बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं जिनमें बैरियर टाउन और दीगर, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद का I8 है, इस्लामाबाद का एक्सप्रेसवे है एक तरफ। तो शहर के ये हालात हैं। पिंडी शहर जो था हमारा, रावलपिंडी कोई ऐसा शहर नहीं था, और इन्होंने इसको गंदगी का ढेर बना दिया है। इसमें महरूमियाँ पैदा कर दी हैं, नाउमीदियाँ पैदा कर दी हैं, तकसीम कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि मेरा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मकसद है, क्योंकि मैं भी इसी हल्का का रहने वाला हूँ। मैं भी उतना ही अफेक्ट हूँ जितने लोग अफेक्ट हैं। मेरी गलियाँ भी टूटी फूटी हैं, बिजली की तारें लटक रही हैं, बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी नहीं है। हम खुद फेस कर रहे हैं चीज़ों को। पानी जो आता है उसमें सीवरेज का सिस्टम नहीं है, गंदा पानी आता है, लोग बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस हो रहा है लोगों को। तो मैं इंशाल्लाह ताला पुरुमीद हूँ जी कि अपने इलाके के इन मसाइल के हल के लिए मैं अपना जितना भी दायरा इंसान जितना किरदार अदा कर सकता है, जितनी कोशिश कर सकता है, एक अज़्म के साथ निकला हूँ। अपने इलाके के मसाइल हल करने के लिए निकला हूँ, उसको खूबसूरत बनाने के लिए निकला हूँ। तो मुख्तार अब्बास साहब, आप यकीनन आपका जो विजन है उसके मुताबिक तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप, क्योंकि यहाँ के मकामी रिहायशी हैं और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहने वाले हैं, उनके मसाइल का आपको बखूबी अंदाज़ा भी है। एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि मैं गुज़श्ता 2 से 3 दिन पहले आपकी रिसर्च कर रहा था। जो आपका पेज था उसके ऊपर आपकी एक्टिविटीज़ लग रही थी। ना तो आपके पास उल्टी दाढ़ियों वाले, बड़ी मूँछों वाले लोग हैं, ना गनमैन हैं, ना कोई और प्रोटोकॉल है। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, मेरा जो मुकाबला है इस वक्त वो लैंड माफिया के साथ है। लैंड माफिया अभी मेरे हल्का में, मेरे जो उम्मीदवार हैं मेरे सामने, उनके पीछे जितना भी इस वक्त पैसा लगाया जा रहा है, डेफिनेटली वही उनको गाड़ियां देते हैं, वही उनको प्रोटोकॉल देते हैं, वही उनको पैसा दे रहे हैं। जो आप इस वक्त सूरत हाल देखें कि जिस मुल्क में, जिस शहर की बात करता हूँ, जिस शहर में या गाँव में लोगों के पास 2 टाइम खाने के पैसे ना हों, और ना उम्मीदी हो, मायूसी हो, बिजली का बिल अदा करने के पैसे ना हो, इंसुलिन लेने के पैसे ना हो, शुगर वाले के बच्चे की फीस अदा करने के पैसे ना हो, उस शहर में अगर आप आज इनकी कंपेन देखें, हमारे मुखालफिन की, इनके चेहरों पे इत्मीनान देखें, इनकी लगी हुई तस्वीरें जो लगी हुई हैं इस वक्त शहर के अंदर, उनकी तस्वीरों पे इत्मीनान देखें, तो ये क्या साबित करना चाहते हैं
सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको नहीं है जिस तरह वो लोग ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हमने गनमैन इसलिए रखे हुए हैं या फिर एक रौब दबदबा दिखाने के लिए रखे हैं? देखिए जी, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जी, सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी बंदा अपने लिए तो कोशिश करता है, रख लेता है, जो जाहिर सी बात है हम भी अपनी कोशिश करते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की फ़िज़ा है, तो जो नामनी फैलाना चाहते हैं वो कर सकते हैं उसमें, लेकिन दहशतगर्दी जो अब वो एक जो उनका तरीकाकार है सिक्योरिटी का, वो और तरीकाकार है, वो आप भी समझते हैं, दिखाने के लिए है। हाँ, वो दिखाने के लिए है लोगों को। तो मेरा ख्याल है वो जो पुराना तरीकाकार था रवायती सियासत का, लोगों को दिखा के, डरा धमका के, मेरा ख्याल लोग उससे निकल चुके हैं। 64% नौजवान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप नौजवान हैं, आपको क्या लगता है कि नौजवानों के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो हल तलब है? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ जो है बेरोजगारी है। डिग्री तो ले ली, माँ बाप ने अपना पेट काट कर बच्चों को तालीम दिलवाई, प्राइवेट दिलवाई, जैसे तैसे करके दिलाई, अपने एहसासात जज्बात पे काबू रखा, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। स्किल्ड बेस एजुकेशन नहीं थी। अब अगर स्किल्ड बेस एजुकेशन होती, आज ये सोसाइटीज़ बनी हुई है, इन्होंने क्या दिया है? हमारी कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी है इससे? इन्होंने सिर्फ मजदूर दिए। मैं समझता हूँ, देखिए मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि हमारा जो मेन इशू है, हमने अपने नौजवान को तकसीम किस तरह करना है, किस तरह उनको रोज़गार पे लगाना है। हमें सरकारी जॉब्स कितनी चाहिए, प्राइवेट जॉब्स कितनी चाहिए, पायलट कितने चाहिए, डॉक्टर्स कितने चाहिए, हमने प्लान करना है इन चीज़ों को। अभी अगर आप चाइना को देखें तो उसकी जो पॉपुलेशन थी, उसने उसको आबादी उसकी कमज़ोरी थी, उसने अपनी ताकत में बदल लिया। एक विजनरी लीडरशिप थी उनके पास, उन्होंने बदला, आज दुनिया में उनका मकाम देख लें। तो हमारे पास यूथ है, और मैं ये समझता हूँ कि हम अगर अपने इलाके को, अपने शहर को, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को अगर हम प्लान कर लें, अच्छे तरीके से प्लान कर लें, और अपने नौजवान जो हैं उनका पॉजिटिव तरीके से उनको यूटिलाइज कर लें, तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये सोच रखने वाले नुमाइंदे हों, समझने वाले हों, एक्सपोजर वाले हों, वो कर सकते हैं। और क्योंकि ये तो पिछले ऐसा, मैं अभी एक बात करता चलूँ कि मेरे जो मदे मुकाबिले हैं, उसका फादर सेनेटर है, मैंने 5-6 साल में नहीं देखा कि उसने 2 मिनट का क्लिप भी इलाके के बुनियादी हकूक की खातर बोला हो सेनेट में जाकर। वो सिर्फ सेनेटर बनने के लिए गए थे। उनका कोई ऐसा, उनका एजेंडा जी अपनी जो उनकी 2 नंबर प्रॉपर्टीज हैं, ये चीजें हैं, उनको कवर देना है, और कोई अवामी एजेंडा नहीं है उनका। उन्हें नजर आता है जिस तरह से उनकी हंसती हुई तस्वीरें लगी हैं, तो ये गुर्बत पे हंस रहे हैं, यकीन माने, ये दुख होता है, गरीब पे हंस रहे हैं। 2 तरह की तर्ज जिंदगी है। एक वो तर्ज जिंदगी है जो आपको ये बाहर गली मोहल्ले में नजर आएगा, एक वो तर्ज जिंदगी है जो आपको बैरिया और आईएट में नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ये 2 तर्ज जिंदगी हैं, और मैं समझता हूँ कि अवाम को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो या शीरी रहमान हो या दिगर आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं, वो अक्सर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में बात करते हैं या दिगर फोरम्स पे हमेशा से बात करते हैं। आपका जो मंशूर पेश किया गया उसमें भी क्लाइमेट चेंज को एक बड़ी अहमियत है, लेकिन सबसे बड़ा मसला आपके हल्के के अंदर इस वक्त मौजूद है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से जो पानी है वो कंटामिनेटेड होता जा रहा है, और उसकी से आप भी जानते हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या इस पाकिस्तान में ऐसा क्या सिस्टम लाना चाहिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है कि इसको, इन चीज़ों को जिनको फेस कर रहे हैं उनसे हम छुटकारा हासिल कर सकें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको फॉलो करना होगा। इलाका को ओवर पॉपुलेटेड होने से बचाया जाएगा। इंक्रोचमेंट्स के मतलब हमें सोचना पड़ेगा। जहाँ पे 600 घरों की जगह है, अगर वहाँ पे 2500 घर बन जाएंगे तो हर चीज़ का फुकदान हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा प्लान करने वाला है। हालांकि अगर दुनिया में दूसरे ममालिक के शहरों को देखें तो जितने पुराने होते जाते हैं उनकी खूबसूरती बढ़ती जाती है, खूबसूरती बढ़ती जाती है। हमारे शहरों को देखें तो उसमें तोड़ फोड़ और चीज़ें, हमने बेसिकली प्लान करना पड़ेगा हमें। तो इंशाल्लाह ताला पुरुमीद हूँ कि आपने बात की, ये तमाम चीज़ें मैं, क्योंकि इसमें जिक्र करूँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा इन चीज़ों को हमें करते हुए, ठीक है। अब पानी की बात की तो पानी ख़त्म होता जा रहा है। हमें इसके लिए, अपने शहर के लिए हमें बेहतरीन रिजर्वायर की ज़रूरत है, हमें एरिया लोकेट्स करने हैं। तो डेफिनेटली हम अगर कुछ करने के काबिल होंगे, किसी पोजीशन पे मैं जाऊंगा तो मैं ये बात करूंगा। अवामी नुमाइंदा हूँ ना, जाऊंगा, मुझे ये मुंतखब करेंगे हमारे अवाम, तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। हल्के की अवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं हल्के की अवाम को ये पैगाम दूंगा, जी आपने आजमा लिया पिछले 30-40 साल में इन लोगों को, तो इस दफ़ा अपने जैसे को आजमा कर देखें। और दूसरी बड़ी बात मैं कहूँगा कि ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का इलेक्शन है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन इकराम,
मुख्तार अब्बास हमारे साथ हैं। इन्हें 57 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नामजद उम्मीदवार हैं और नौजवान हैं। उम्मीद है इनको कि मैं मुंतखब होकर इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल करूँगा या हल करने की कोशिश करूँगा या आवाज़ उठाऊँगा। हम भी आपको इस प्लेटफॉर्म से यही कहते हैं कि अपने उस उम्मीदवार को मुंतखब करें जो किरदार का हामिल शख्स हो, जो आपके मसाइल को अच्छी तरह समझ सकता हो और जो उनके हल के लिए कोशिश कर सकता हो। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।